दिन प्रतिदिन मुकेश ओबरॉय का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। देखकर प्रतिभा और जूही दोनों बहुत चिंतित हैं। कई बार प्रतिभा अपने पति के होठों पर थोड़ी सी मुस्कान लाने के लिए जूही की बेटी लेखा को लाकर उनकी गोद में देती है, मगर जैसे मुकेश को जैसे किसी बात में कोई रुचि नहीं है। जूही पापा की इस अवस्था के लिए शिवम को दोषी समझने लगी है। उसके मन में भी अपराध बोध भरने लगा है। जूही एक बार उदास हो जाती है, मगर अपनी बेटी के लेखा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर फिर सब कुछ भूल जाती है। लेखा अब 6 महीने की हो गई है। जूही ने मन ही मन निर्णय लिया है, इस तरह घर में बैठकर समय और बर्बाद नहीं किया जा सकता। लेखा को एक नौकरानी और मॉम के सहारे छोड़कर मुझे बाहर की दुनिया में कदम रखना पड़ेगा। मुझे कॉर्पोरेट बैंक एवं प्राइवेट बैंकों में नौकरी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब इस घर की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। कैसे भी करके हो डैड को सही हालात में लाना है। डैड डिप्रेशन के हालात से गुजर रहे हैं। इनको मनोचिकित्सक के पास लेकर जाना पड़ेगा। एक दिन अवसर देखकर जूही ने अपनी माँ से बात छेड़ी। मॉम, डैड को किसी मनोचिकित्सक को दिखाना चाहती हूँ। आपको पता है शहर में कौन सा अच्छा मनोचिकित्सक है? हाँ, मैंने भी कई बार सोचा पर कहा नहीं। तुम्हारे डैड डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। ऐसे में मनोचिकित्सक की सलाह लेना बहुत आवश्यक है। हो सकता है उनकी तबीयत में सुधार आ जाए, डिप्रेशन से बाहर आ जाए। मेरे हिसाब से शहर का जाना माना एक मनोचिकित्सक है, अर्पणा सिंह, जो होश खाच में बैठती है। ठीक है, गूगल सर्च करके उनका फ़ोन नंबर पता करके मैं अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। लेखा को किसके पास छोड़कर जाएंगे? लेकर चलेंगे मॉम। अब वो 6 महीने की हो गई है, वो भी बाहर निकलना चाहती है, बहुत कुछ समझने लगी है। मॉम, आप डैड से एक बार बात कर लो। उनको बिना बताए अपॉइंटमेंट लेना ठीक नहीं रहेगा। हाँ, मैं बात कर लेती हूँ, क्योंकि तुम्हारे डैड बहुत जिद्दी है। हमने अगर अपॉइंटमेंट ले लिया और उन्होंने मना कर दिया तो उससे अच्छा पहले उनसे पूछ लेते हैं। प्रतिभा ने देखा मुकेश सोफे पर अपना सिर टिकाए आंखें बंद करके कुछ सोचने में मग्न है। मुकेश को नींद आती तो वो लेट जाता। अभी नींद भी नहीं है, पर नींद जैसी स्थिति है। टीवी देखने में भी उसका मन नहीं लगता। आजकल अखबार पढ़ना भी लगभग छोड़ दिया। बस दिन भर सोफे पर सिर टिकाकर आंख बंद करके जाने क्या सोचता रहता है। जाने कौन सी उथल-पुथल मची हुई है मन में। यही तो डिप्रेशन का लक्षण है। प्रतिभा ने पास आकर धीरे से आवाज लगाई, मुकेश, सो रहे हो क्या? मुकेश आंखें बंद करके ही मुकेश ने जवाब दिया, नहीं, सो नहीं रहा। नींद कहाँ आती है, इस तरह बैठने से मुझे सुकून मिलता है। एक बात करनी थी तुमसे। तुम इस वक्त सुनने के लिए तैयार हो क्या? डरते डरते प्रतिभा ने कहा। मुझे शांति से बैठने दो ना, क्यों परेशान कर रही हो? अभी कहना बहुत आवश्यक है क्या? नहीं, बहुत आवश्यक नहीं है, फिर भी सुन लेते तो अच्छा होता, याचना के स्वर में कहा प्रतिभा ने। प्रतिभा को इतने कोमल स्वर में बात करते हुए सुनकर मुकेश को लगा बात सुन लेनी चाहिए। बोलो, क्या कहना चाहती हो? मैं आंखें बंद करके ही सुन रहा हूँ। मुकेश, एक बार मनोचिकित्सक के पास चलोगे क्या? प्रतिभा का दिल धक धक कर रहा था। मुकेश क्रोधित न हो जाए यह सोचकर। क्यों जाना है मनोचिकित्सक के पास? मुझे कोई मानसिक बीमारी नहीं हुई। मैं मानती हूँ ऐसी कोई बीमारी नहीं है, फिर भी अगर एक बार दिखा लेते तो अच्छा होता। मनोचिकित्सक की राय ले लेते। तुम्हें नींद भी कम आ रही है, उनके इलाज से शायद नींद आ जाए। क्या तुम नहीं चाहते हो तुम्हें अच्छी तरह से रात को नींद आए? रात को नींद नहीं आती तो कितने परेशान होते हो, मैंने देखा है। कौन से मनोचिकित्सक के पास जाना है? अर्पणा सिंह के पास। से अच्छा मनोचिकित्सक अब शहर में नहीं है। अर्पणा सिंह के पास जाना चाहती हो तो ले चलो, बहुत नाम है उसका शहर में। मुकेश की सहमति पाकर प्रतिभा बहुत खुश हो गई। उसने खुशी खुशी कहा, फिर किस दिन अपॉइंटमेंट ले, तुम ही बताओ। ले लो कल का, मैं तो वैसे ही फ्री रहता हूँ, कभी भी जा सकता हूँ। तुम अकेली जाओगी या जूही भी आएगी साथ में? जूही भी आएगी। जूही ने ही कहा है मुझे मनोचिकित्सक के पास ले जाने को। फिर अपनी परी को कहाँ छोड़कर जाएंगे? प्रतिभा को ये सोचकर बड़ा अच्छा लगा कि मुकेश अपनी परी के लिए सोचता है। परी को भी लेकर जाएंगे। आज तक कभी बाहर नहीं निकली उसे लेकर। आजकल वो बाहर जाने के लिए मचलती है। धीरे धीरे सब कुछ समझने लगी है। बाहर की ओर जाने के लिए इशारा करती है। इसी बहाने घूम कर आ जाएगी, सब कुछ देख कर आ जाएगी। ठीक है, तुम लोगों को जैसा ठीक लगे करो, पर मैं कह देता हूँ, मैं एक ही बार जाऊँगा, दोबारा नहीं जाऊँगा। दोबारा मुझसे जिद मत करना। आँख बंद करके ही मुकेश ने कहा। प्रतिभा जानती है मुकेश का कहना पत्थर की लकीर है। एक बार मान गया, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। उसने जूही को बताया तो जूही भी बहुत खुश हो गई। उसने कल के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया।
डॉक्टर अर्पणा सिंह ने जैसे ही मुकेश को देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। ये वही मुकेश ओबरॉय है जिसका किसी समय पूरे शहर में दबदबा था। शहर में क्या, पूरे देश में ही दबदबा था। जहाँ भी ट्रांसफर होता वहीं अपना छाप छोड़ देता था। आज ऐसी हालत में क्यों है, क्या कारण है, जानना पड़ेगा। पूरी हिस्ट्री की छानबीन करनी पड़ेगी। आइए मिस्टर ओबरॉय, बैठ जाइए, कुर्सी दिखाते हुए अर्पणा सिंह ने कहा। आपने मुझे पहचान लिया, हल्की सी मुस्कुराहट देकर कहा मुकेश ने। आपको कैसे भूल सकते हैं मिस्टर ओबरॉय, आपका अतीत भूलने लायक थोड़ी है। परंतु आप पहले ये बताइए, आप अपनी ऐसी हालत कैसे कर ली। लोग आपसे सीखते हैं, कितनी फिटनेस थी, रिटायर होते ही पूरा हाल छोड़ दिया। मुझे सब कारण बताना पड़ेगा आपको, तभी मैं आपका ट्रीटमेंट कर पाऊंगी। मुझे कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी हार्ट प्रॉब्लम है, इसीलिए तबीयत बिगड़ रही है। परंतु हार्ट प्रॉब्लम क्यों है, इसके भी तो कई कारण होगा। इतने एक्टिव और फिट रहने वाले इंसान को इतनी जल्दी हार्ट प्रॉब्लम कैसे हो गई। सब कुछ खोलकर बताइए मिस्टर ओबरॉय, नहीं तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। प्लीज कोऑपरेट मी। कुछ भी तो नहीं है, क्या बताऊं। मुकेश अपनी बेटी के बारे में बताने से कतरा रहा था। कोई बात आपके मन में दबी है जिसके कारण आपका हार्ट भी कमजोर हो रहा है। मन की बातें खोल दीजिए, स्वयं को हल्का फुल्का महसूस करेंगे। मुझे भी ट्रीटमेंट करने में हेल्प मिलेगी। आपकी बात मुस्तकी रहेगी, कोई नहीं जान पाएगा। किसी भी मरीज की बात हम किसी को शेयर नहीं करते, विश्वास रखिए। कोई बात है ही नहीं तो मैं क्या बताऊं आपको और क्या हेल्प करूं। मुझे कोई बीमारी नहीं है। प्रतिभा और जूही जोर देकर लेकर आई है, उनका मन रखने के लिए मैं चला आया। मुकेश इतना जिद्दी है कि मन की गांठ खोलने के लिए तैयार ही नहीं है। जूही को लेकर कोई बात करने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ठीक है, फिर आप बाहर जाकर बैठ जाइए प्लीज। मैं आपकी बेटी से कुछ बात करना चाहती हूँ, उसमें तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जूही से क्या बात करनी है, मेरे बारे में जूही क्या बताएगी। नॉर्मल आपकी दिनचर्या के बारे में पूछेंगे। मेरी दिनचर्या के बारे में तो आप मेरी पत्नी प्रतिभा से भी पूछ सकती है। शायद प्रतिभा जी भी बताने के लिए तैयार न हो। आपकी पत्नी आपके खिलाफ नहीं जाना चाहेगी। जूही आजकल की लड़की है, आजकल की लड़कियां थोड़ी सी बिंदास होती है, इसीलिए मैं उसी से पूछना चाहूंगी। वो मुझसे कोई बात नहीं छुपाएगी, मुझे विश्वास है। डॉक्टर अर्पणा सिंह की बात सुनकर मुकेश मन ही मन सोच रहा था, डॉक्टर तो हमारी पर्सनल बातें जानने के लिए बिल्कुल उत्सुक है। जूही तो सारी बातें बता देगी। ठीक है, सच भी है, साइकियाट्रिस्ट को सारी बातें बतानी पड़ती है, तभी ट्रीटमेंट कर पाते हैं। कब तक छुपाते रहेंगे सच को। जानने दो, जो होगा देखा जाएगा। लेखा को लेकर प्रतिभा और मुकेश बाहर बैठ गए। डॉक्टर अर्पणा सिंह के पास आकर जूही बैठ गई। जूही भी बिल्कुल चुप थी, मन ही मन सोच रही थी पता नहीं क्या क्या पूछेगी। सच तो मुझे बताना ही पड़ेगा, वैसे भी मैं सच क्यों छुपाऊं। मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया, किसी से प्यार किया है, मेरे पास किसी के प्यार की निशानी है। आज के बाद मैं कभी अपने बारे में कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। जूही, आप मुझे सच सच बताइए, आपके पापा ऐसी हालत में क्यों है, कब से बीमार रहने लगे हैं। डॉक्टर अर्पणा सिंह का पहला प्रश्न। जब से मैं लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी थी, पापा को हमारा ऐसा रहना बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि अपने समय में उन्होंने ऐसी बातों का बहुत विरोध किया था। यंग जनरेशन को समझाते थे कि लिव इन में रहना हमारी संस्कृति के खिलाफ है। मैं जिद करके चली गई थी। पापा को बहुत झटका लगा था, तब से बीमार रहने लगे हैं। लेकिन आजकल तो और अधिक बीमार होते जा रहे हैं। बिल्कुल किसी से बात नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते हैं। अंधेरे कमरे में बैठना उनको बहुत पसंद है। कभी टीवी देखना भी पसंद नहीं करते। न्यूज़पेपर पढ़ना भी छोड़ दिया। मेरी बेटी लेखा से भी ज़्यादा घुलते मिलते नहीं है। कुल मिलाकर किसी से अधिक बात करना पसंद नहीं आता उनको। जूही एक सांस में सारी बात कह गई। डिप्रेशन का लक्षण पूरा दिख रहा है। एक बात बताइए, आपकी शादी नहीं हुई क्या। आजकल ज़्यादा बीमार रहने लगे, इसका भी कोई कारण होगा, इसीलिए पूछ रही हूँ। आप मत सोचिए कि मैं आपकी पर्सनल लाइफ जानने के लिए पूछ रही हूँ। नहीं डॉक्टर, मैं ऐसी कोई बात नहीं सोच रही। मेरी शादी नहीं हुई है। लिव इन में रहते ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। ये जानकर भी मुझसे शादी नहीं की मेरे पार्टनर ने। ऐसा अमानवीय व्यवहार किसने किया, कौन सा पार्टनर, क्या मैं जान सकती हूँ। आश्चर्यचकित पूछा डॉक्टर अर्पणा सिंह ने। बहुत बड़ा नाम है, आप अच्छे से जानती हैं। शहर का मशहूर बिजनेसमैन अखिलेश चोपड़ा का बेटा आदित्य चोपड़ा। ओह माय गॉड, मैं तो अब तक इन लोगों को बहुत अच्छा इंसान समझती रही। खैर, मुद्दे की बात करते हैं। बिना शादी के आपने अपनी बेटी को जन्म दिया, मजबूरी थी या अपनी मर्जी से दिया। आपके पिता को ये बात पसंद नहीं आई होगी। लोग बातें सुनाते होंगे, लोगों के ताने सहकर डिप्रेशन में चले होंगे, है ना। सही बात। अपने समय के
बहुत मशहूर इंसान थे डैड, जहाँ भी रहते थे जाने पहचाने लोग मिल जाते थे। सभी मेरे रिश्ते को लेकर बातें करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक शॉप पर गए थे मॉम के साथ, वहाँ पर भी उनके दोस्त ने बहुत भला बुरा कहा, लेकिन जब नौकरी करते थे तो पापा से बहुत जलते थे। उस दिन सारी जलन निकाल दी। कहने के लिए दोस्त है, पर सही मायने में कोई दोस्त नहीं होता। अपनी ज़िंदगी से मुझे ये बात समझ में आई। उस दिन से पापा और अधिक गुमसुम हो गए और बीमार रहने लगे। तुमने बड़ी हिम्मत का काम किया। बिना शादी के माँ बनना हमारे समाज में एक बहुत ही बड़ा अन्याय और पाप माना जाता है। लोग बातें सुनाने से बाज नहीं आएंगे। अपनी ज़िंदगी में तुम्हें और भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। एक साइकियाट्रिस्ट होने के नाते मैं तुम्हें एक सलाह दूंगी कि लोगों की बातों का बुरा मत मानना और ध्यान मत देना। जिस दिन तुम बुरा मानकर दिल में लगा लोगी, उस दिन से बीमार होने लग जाओगी। इसीलिए पहले से सावधान रहना। तुम्हें तो अभी बहुत जिंदगी जीनी है, अपनी बेटी की परवरिश करनी है। मैं एक वेल विशर होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते कह रही हूँ। मेरे पास एक रास्ता था, अबॉर्शन करवाना, परंतु मैं इतनी पढ़ी लिखी होकर दुनिया देखने से पहले ही एक नन्ही जान को कैसे खत्म कर सकती थी, और ये मेरे प्यार की पहली निशानी भी थी। मैंने उस दिन से सोच लिया, मुझे समाज के सारे बाधा विघ्नों का डटकर सामना करना है। पापा को डिप्रेशन से कैसे निकाल सकती हूँ, आप मुझे बताइए। आपने सारी बातें जान ली, आपको समझ में आ गई होगी कि उसका इलाज क्या है। तुम्हारे पापा योगा क्लास जाएंगे क्या, या कोई क्लब जहाँ पर सब लोग बातें करते हैं, खेलते हैं? पापा को भेजना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहाँ भी जाएंगे वहीं लोगों का सवालों का सामना करना पड़ता है इनको। बात करते करते जूही की आंखें नम हो उठी। फिर पापा को घर में ही योगा और मेडिटेशन करने की आदत डालनी पड़ेगी। योगा और मेडिटेशन डिप्रेशन की सबसे अच्छी दवा है। अपनी बेटी लेखा के साथ अधिक से अधिक समय बिताने का कोई रास्ता निकालो। खुश रहेंगे तो अच्छा हो जाएंगे। और जो मेडिसिन मैं लिख कर दे रही हूँ, नियमित उन्हें देना और 15 दिन के बाद एक बार दिखाना। जी डॉक्टर सिंह, मैं कोशिश करूँगी। मुझे पापा को इस डिप्रेशन से निकालना ही है। थैंक यू वेरी मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक उम्मीद की किरण मुझे नज़र आ रही है। जाते जाते जूही यही सोच रही थी, मुझे अब नौकरी के लिए बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, ताकि मॉम डैड मिलकर लेखा को संभाले, अधिक से अधिक समय दे, लेखा के साथ वैल्यूएबल टाइम स्पेंड कर सके, तो पापा डिप्रेशन से निकल जाएंगे, उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना कि मैं अपनी बेटी के साथ साथ अपने मॉम डैड का भी ध्यान रख सकूं। मैंने जो गलती की है उसके प्रायश्चित करने का मुझे मौका देना। मैं जानती हूँ मेरे डैड मेरे कारण बीमार है, और उनको ठीक करना भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिम्मेदारी निभा सकूं, मुझे इतनी शक्ति दो। आदित्य और उर्वशी की शादी को 1 साल हो गया। आज सालगिरह है, परंतु दोनों में से किसी को कोई फिक्र नहीं। उर्वशी अपने काम में व्यस्त है और आदित्य अपने काम में। रोज की यही दिनचर्या है। सुबह दोनों जल्दी तैयार होकर निकल पड़ते हैं, आधी रात को घर पहुंचते हैं। अक्सर दोनों केवल बेडरूम में ही मिलते हैं। दोनों ही इतने थके हुए होते हैं कि दोनों में से बहुत अधिक बातें कभी नहीं होती। दोनों के रिश्तों में वो कशिश ही नहीं रही तो बातें भी क्या करेंगे। कशिश नहीं रही क्या, कशिश कभी पैदा ही नहीं हुई। आदित्य ने कभी भी उर्वशी के प्रति इतना खिंचाव महसूस ही नहीं किया। उर्वशी तो सुहागरात को ही समझ गई थी कि आदित्य में वो गर्माहट नहीं जिसको उसे आशा थी, वरना सुहागरात में आदित्य इतना ठंडा रिस्पॉन्स न दिया होता। बहुत ज़्यादा बातें भी नहीं की, खोया खोया सा रहा, पूछने पर भी कुछ नहीं बताया। उर्वशी की इच्छा थी कि रात भर आदित्य से बातें करे, मगर आदित्य बहुत जल्दी ही सो गया। मन बहुत रोया था उर्वशी का, मगर अब क्या कर सकती थी जब शादी हो गई। सब कुछ शादी से पहले सोचना चाहिए था। शादी की रात भी तो ऐसे ही हुआ था। शोर शराबा, धूम धड़ाके, नाच गाने के बीच भी आदित्य के मन में सूनापन था। दिखाने के लिए मुखड़े पर मुस्कुराहट जरूर थी, मगर मन तो केवल जूही और उसके होने वाले बच्चे के लिए सोच रहा था। कार ड्राइव करते करते आज जूही के बारे में ही सोच रहा था आदित्य। जूही कहाँ पर होगी, किस हाल में होगी। उसने क्या सचमुच अबॉर्शन करा लिया? हमारे प्यार की पहली निशानी है। उसे तो इस धरती पर आना चाहिए था, और बड़े जतन से उसे पाल पोस कर बड़ा करना चाहिए था हमें। दोनों का यही कर्तव्य था, मगर मैं जूही का साथ नहीं निभा पाया। मैं गुनहगार हूँ, मुझसे बड़ा गुनाह हो गया। अब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। इस शादी में एक साथ 4-4 जिंदगियां मझधार में फंस गई। उर्वशी के साथ भी मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा। पता नहीं कब तक हमारा रिश्ता टिकेगा। सब कुछ मेरे डैड की जिद के कारण हुआ है। आखिर मैं भी क्या कर सकता था? केवल दौलत के लिए मैंने ये रिश्ता स्वीकार नहीं किया। अगर मैं डटकर डैड का सामना खड़ा हो जाता, तो जूही का हाथ पकड़ लेता, तो डैड मुझसे रिश्ता तोड़ लेते। मुझे उनका स्वभाव पता है, बहुत जिद्दी है, केवल अपने बारे में ही सोचते हैं।
सब कुछ सोचते-सोचते करीब रात के 10 बजे आदित्य घर पहुंचा। ऐसा नहीं कि वो मैरिज एनिवर्सरी भू आज मैरिज एनिवर्सरी भूल गया। घर आता भी तो क्या करता, उसे पता था उर्वशी 10:30 बजे से पहले घर नहीं आएगी, क्योंकि सुबह ही बता रही थी उसके किसी दोस्त के ऑफिस का इनॉग्रेशन पार्टी है। वो पार्टी अटेंड करना बहुत आवश्यक है। उर्वशी ने मैरिज एनिवर्सरी के बारे में कुछ बातें नहीं की तो आदित्य ने भी उसे याद दिलाने की कोशिश नहीं की। जब से शादी हुई है तब से उर्वशी का यही रवैया है। अपने दोस्तों में, बिजनेस पार्टी में बिजी रहती है, देर रात तक घर आती। आज भी उर्वशी बहुत देर से घर आई। आदित्य ने कारण पूछा तो जवाब मिला, बिजनेस संभालना है तो ये सब करना ही पड़ेगा और तुम्हें भी सहना पड़ेगा। तुमने जानबूझकर किसी बिजनेस वुमन से शादी की है, तुम्हें पहले से ही पता था कि ये सब होने वाला है। फिर मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। केवल तुम्हारे कारण मैं बिजनेस नहीं छोड़ सकती। वैसे भी तुमसे मुझे मिला क्या, बिजनेस छोड़ दूंगी तो जीऊंगी कैसे। उर्वशी की तीखी बातों से आदित्य का पुरुष अहम आहत हुआ और वो पलटवार किया, बिजनेस नहीं छोड़ सकती या फिर अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकती। आदित्य का प्रहार उर्वशी जैसे स्ट्रॉन्ग वुमन कैसे बर्दाश्त करती। वो भी चीख पड़ी, व्हाट डू यू मीन, तुम कहना क्या चाहते हो। मैं अपने दोस्तों को छोड़ दूंगी तो बिजनेस कैसे चलाऊंगी। उनकी हेल्प की जरूरत पड़ती है मुझे। तुम भी बिजनेसमैन हो, तुम्हें भी समझ में आता है। मैं ऐसे ही नहीं बनी सक्सेसफुल बिजनेस वुमन। उर्वशी की बातों से आदित्य का खून खौल उठा और चिल्ला पड़ा, पता है तुम्हारे दोस्तों में तुम्हारे 3-4 एक्स बॉयफ्रेंड भी हैं। उनके साथ देर रात तक तुम्हारी पता नहीं क्या क्या मीटिंग चलती रहती है। चरित्र पर अंगुली उठी तो उर्वशी भी जोर से चीख पड़ी, माइंड योर लैंग्वेज। आदित्य एक्स बॉयफ्रेंड अब मेरे दोस्त हैं। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं, कभी मेरे बॉयफ्रेंड थे परंतु अब मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरी बिजनेस में हेल्प करते हैं। तुम तो अपने बिजनेस में बिजी रहते हो, तुमसे हेल्प की उम्मीद भी नहीं कर सकती और मुझे तुमसे हेल्प चाहिए भी नहीं। तुम रिश्ते में ही इतना ठंडा रिस्पॉन्स देते हो तो बिजनेस में क्या साथ दोगे। तुम्हारे साथ तो मुझे एक कमरे में रहने का भी मन नहीं करता। तुम्हारे प्यार में कोई भी गर्माहट नहीं मिली। जो भी करते हो एक ड्यूटी समझकर करते हो, इसीलिए देर रात तक उनके साथ रहती हो जिनसे तुम्हें गर्माहट मिलती है। अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ या फिर कोई न्यू यंग मैन के साथ। एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए आदित्य ने कहा, तुम बहुत ही घटिया सोच के इंसान हो, तभी इतनी गंदी गंदी बातें कर रहे हो। तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। फिर तो तुम्हें भी याद रहना चाहिए था कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। मेरे साथ सेलिब्रेट करने के बदले तुम तो अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रही थी। क्यों नहीं कह देती तुम्हें किसी न्यू यंग मैन से इश्क हो गया। तुम्हें भी किसी न किसी से प्यार है, तभी तो सुहाग रात को भी इतना ठंडा रिस्पॉन्स दिया मुझे। मुझसे शादी केवल मेरी दौलत के कारण की तुमने। मुझे तुम्हें अच्छी तरह जान लेना चाहिए था, उसके बाद शादी करनी चाहिए थी। तुम्हारी डैड की मीठी मीठी बातों में आकर मेरे डैड ने बहुत जल्दबाजी की। मैंने भी बेवकूफ़ी की। मैं पता करके ही रहूंगी तुम किससे इश्क में फंसे हो। जिस दिन मुझे पता चल जाएगा उस दिन ये रिश्ता खत्म समझो। धमकी मत दो, खत्म करना है तो कर दो। मुझे तुम्हारी दौलत से कुछ लेना देना नहीं है। मेरे पास जो है बहुत है। डैड की बातों में आकर ही तुमसे मैंने शादी की। सच है मैं किसी और से प्यार करता था। डैड ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। वो तो मैं पहली रात को ही समझ गई थी। तुम्हारे प्यार में बिल्कुल भी कोई गर्मजोशी नहीं, न ही बातों में कोई रूमानी एहसास। ऐसे ठंडे इंसान के साथ में मैं जिंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे प्यार में गर्मजोशी चाहिए, बातों में दीवानापन भी। मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ, जैसे तुम नचाओगे मैं नाचूंगी। उर्वशी की बात सुनकर आदित्य को गुस्सा आ गया तो चिल्ला पड़ा, तो अलग क्यों नहीं हो जाती, आज ही हो जाओ। बहुत जायदाद वाली हो तुम, अपना बंगला लो और अलग रहो। क्यों आती हो हमारे घर में रोज। मजबूरी है इसीलिए आती हो, वरना मुझे कोई शौक नहीं। उर्वशी भी चिल्ला पड़ी, वो भी किसी मामले में कम नहीं है। मजबूरी? तुम्हारी क्या मजबूरी हो सकती है। तुम तो आजाद ख्यालों की उड़ने वाली तितली हो, जहाँ चाहती हो वहीं मंडराती हो। आदित्य, जबान संभाल के बात करना। मैं तुम्हारा एक भी अपमान भरा शब्द बर्दाश्त नहीं करती। अगर मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली नहीं होती तो। तुम्हें तो इतना भी पता नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब है। क्या तुम प्रेग्नेंट हो, तबीयत खराब है, इसीलिए देर रात तक पार्टी करती हो। अगर ये सच है तो तुम्हें तो आराम करना चाहिए घर में, बजाय पार्टी करने के। ये क्यों नहीं कहती कि अपने बॉयफ्रेंड से रोज नहीं मिलती तो तुम्हें चैन नहीं पड़ता। आदित्य की बात सुनकर उर्वशी को बहुत तेज गुस्सा आया। वो चिल्ला पड़ी, हाँ जाती हूँ मिलने बॉयफ्रेंड से, जाऊँ नहीं तो क्या करूँ। तुम्हारे प्यार में कोई गर्माहट ही नहीं। गर्माहट क्या, तुम्हें तो प्यार ही नहीं मुझसे। जीने के लिए प्यार की जरूरत पड़ती है, इसीलिए जाती हूँ बॉयफ्रेंड के पास। बच्चा हो जाए उसके बाद तुम्हें अपना बच्चा सौंप कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी।
किसे पता किसका बच्चा है, मेरा या तुम्हारे बॉयफ्रेंड का। एक बार बच्चा जन्म ले ले फिर डीएनए टेस्ट करा लेना, फिर तो भरोसा हो जाएगा ना। इतनी बातें करने के बाद तो तुम्हारे साथ किसी भी कीमत पर मैं रह नहीं सकती। आज से तुम्हारा और मेरा कमरा अलग। वैसे भी मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ, तुमसे अलग रहना ही चाहिए। हाँ हाँ, रह लो अलग, मुझे भी कोई तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। उसके बाद तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। छुटकारा मिल जाएगा मुझे झंझट से। तुम्हारी मेहरबानी नहीं चाहिए मुझे, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, इतनी कमजोर नहीं हूँ। जिस गर्लफ्रेंड को तुमने छोड़ा उसके जैसी नहीं हूँ। उसकी जगह अगर मैं होती तो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ देती। बेचारी भोली भाली होगी, एक भोली भाली लड़की के साथ तुमने बहुत बड़ा धोखा किया। कभी ना कभी तो मेरी उससे मुलाकात हो ही जाएगी। मैं भी जानना चाहती हूँ कि वो बदनसीब कौन है जिसने तुम पर भरोसा किया और तुमसे प्यार किया। तुम्हें प्यार के लायक ही नहीं हो। यू आर स्पाइनलेस पर्सन जो अपनी डेट के डर से अपने प्यार को छोड़ सकता है। ऐसे इंसान से क्या उम्मीद की जा सकती है। फिर तुमने अपने इश्क को क्यों छोड़ दिया, अपने बॉयफ्रेंड से शादी क्यों नहीं कर ली। तुम्हें भी तो जायदाद का लालच होगा। तुम तो पहली नज़र में ही मुझ पर फिदा हो गई थी। तभी मैं समझ गया था तुम स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की लड़की नहीं हो। परंतु डेट के कारण मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। मैंने धीरे धीरे पता किया तो पता चला तुम्हारे बहुत सारे एक्स बॉयफ्रेंड है। एक मासूम लड़की के साथ जो मैंने गलत किया उसी की सजा मुझे अब मिल रही है। मिलनी भी चाहिए मुझे। ऐसे लोगों को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। तुम मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो आदित्य। एक बिजनेस वुमन को बहुत से लोगों से मिलना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि सब मेरे बॉयफ्रेंड हैं। सक्सेसफुल लेडीज को कभी भी ये समाज आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। ये समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहता कि कोई लड़की बिजनेस वुमन बने और वो भी सक्सेसफुल। एक तो मैं सक्सेसफुल बिजनेस वुमन हूँ और खूबसूरत भी। ऐसी लड़कियों को बदनाम करना तुम जैसे पुरुषों को बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि तुम्हारी ईगो को बहुत चोट लगती है हमारे जैसे सक्सेसफुल वुमन को देखकर। उर्वशी ने बिल्कुल सही जगह पर चोट की, इसीलिए आदित्य तिलमिला गया। आदित्य किसी भी हालत में उर्वशी से हारना नहीं चाहता था, इसीलिए चोट पर चोट करता जा रहा था। तुम्हें इतना कुछ पता था तो तुमने शादी क्यों की। तुम्हें अपने बिजनेस को लेकर ही रहना चाहिए था। तुम्हें पता नहीं था कि शादी के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तुम्हें मैंने एक अच्छा इंसान सोचा था, क्योंकि तुम लंदन रिटर्न हो। सोचा था तुम ब्रांड माइंडेड हो, तुम लेडीज को कम अपने से कम नहीं समझते। मेरे बिजनेस में मुझे हेल्प करोगे और मेरी दिनचर्या को समझोगे। शादी के बाद मुझे घर में बैठना पड़ेगा घूंघट डालकर, ये तुमने कहा नहीं था, ना ही तुम्हारे डैड ने कहा था, इसीलिए हमने विश्वास कर लिया था। बिजनेस करते करते तुम ये भी भूल गई कि तुम किसी के घर की बहू भी हो। देर देर रात तक तुम घर आती हो, ये कोई बहू का लक्षण नहीं है। शादी से पहले भी मैं देर रात तक घर आती थी, तब तो मेरे मॉम डैड ने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, तभी तो मैं सक्सेसफुल हूँ। अगर मैं शाम को ही घर जाकर बैठ जाऊंगी तो बिजनेस कैसे करूंगी। तुम लोग पढ़ लिख कर भी इतने दकियानुशी ख्याल रखते हो कि शादी के बाद बहू बन गई तो बहू घर से बाहर नहीं निकल सकती। हम बेकार में बहस क्यों कर रहे हैं आदित्य, बात बहुत आगे बढ़ गई है। तुमने मुझे जो कुछ भी कहा, मेरे लिए जो भी सोचा, एक एजुकेटेड लेडी के लिए बहुत ही असम्मानजनक बात है। तुम मुझे क्या सोचते हो मुझे पता चल गया है। अब तो तुम्हारे साथ रहने का सवाल ही नहीं उठता। मैं कल ही सुबह डैड के पास जा रही हूँ। नया मेहमान आने वाला है, आ जाए उसके बाद हम फैसला कर लेंगे। कोर्ट में जाकर गुस्से से दनदनाती हुई उर्वशी अपने कमरे में चली गई। आदित्य कहने वाला था आज मैरिज एनिवर्सरी है, कम से कम आज सेलिब्रेट तो कर लेते, मगर उर्वशी ने किसी की बात के लिए इंतजार नहीं किया। इंतजार करे भी क्यों। शादी के दिन से लेकर आज तक उर्वशी ने कभी भी आदित्य के प्यार में वो गर्माहट महसूस नहीं किया जो एक नवविवाहिता को अपने पति से मिलना चाहिए। धोखा तो किया है आदित्य ने उर्वशी के साथ भी, केवल जूही के साथ ही नहीं। ऐसे में उर्वशी से उम्मीद भी नहीं कर सकता कि एक आज्ञाकारी प्यार लुटाने वाली पत्नी बनकर उसके पीछे पीछे घूमती रहे। सुबह जल्दी तैयार होकर उर्वशी एक सूटकेस लेकर डैड के घर जाने के लिए निकलने लगी तो आदित्य ने उसे देखा और उसका हाथ पकड़ लिया। इस तरह किसी को भी ना बताए क्यों जा रही हो उर्वशी, कम से कम मॉम डैड को तो बता दिया होता। अभी मैं किसी को कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हूँ। जो कुछ भी बताना हो कोर्ट के माध्यम से बताऊंगी। मॉम डैड को भी सब पता चल जाएगा धीरे धीरे। उन्होंने मेरे साथ क्या अन्याय किया। हमारी शादी के लिए पूरी तरह जिम्मेदार वे दोनों हैं। अपने बेटे के बारे में सब कुछ पता होने के बाद भी उन लोगों ने मेरी जिंदगी तबाह की। उनसे तो मुझे निपटना ही पड़ेगा।
इतना अभिमान, इतना गुस्सा भर के रखा है मन में, इतनी नफ़रत है हम लोगों से। अभिमान नहीं, अपमान की आग जल रही है दिल में। अभिमान तो उससे होता है जो अपना होता है, जिससे प्यार होता है। ना तो तुम मेरे हो, ना ही तुमसे मुझे प्यार है। मेरा हाथ छोड़ो आदित्य, मुझे जाने दो। उर्वशी को जाते हुए देखकर आदित्य सोचने लगा। समय ने एक बार फिर अतीत को दोहरा दिया। इस तरह जूही भी एक दिन उस वक्त घर से निकल गई जब वो प्रेग्नेंट थी। आज फिर उर्वशी वही काम कर रही है। उस समय मुझे जूही को रोकना चाहिए था, परंतु मैं रोक नहीं पाया। आज तक मुझे पता नहीं चला जूही कहाँ है, किस हाल में है। डेड की बात मानकर मैंने जूही के साथ साथ अपनी जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ किया। धन संपत्ति के मोह में पड़ गया था, उसकी सजा मिल रही है मुझे। न मैं जूही को पाया, न ही उर्वशी का। इस समय डैड की बात मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। इस बार मैंने ऐसी गलती नहीं होने दूंगा। जब तक उर्वशी मेरे बच्चे को जन्म नहीं देती, तब तक उसे मेरे पास रहना ही पड़ेगा। इसका देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। उसके बाद क्या निर्णय लेती है देखा जाएगा। हाथ पकड़कर क्या सोच रहे हो आदित्य? छोड़ो मेरा हाथ, मुझे जाने दो। आज मुझे तुम नहीं रोक पाओगे। हाथ छुड़ाने की कोशिश करती हुई उर्वशी ने कहा। नहीं उर्वशी, आज मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूंगा। मैंने जो भी भला बुरा कहा, शब्द वापस लेता हूँ, मुझे माफ कर दो। शब्द तो धनुष से निकले तीर की तरह होते हैं। हर बार एक बार निकल जाए तो निशाने पर ही लग जाते हैं। तुम्हारे शब्द सीधा मेरे दिल पर लगे हैं। दिल पर लगे ये घाव आसानी से भरने वाले नहीं हैं। तुमसे रिक्वेस्ट है उर्वशी, जब तक तुम मेरे बच्चे को जन्म नहीं देती तब तक मेरे पास रुक जाओ। मेरा कर्तव्य तुम्हारी देखभाल करना, मुझे अपना कर्तव्य करने दो। उसके पश्चात तुम्हें जो करना है करना। मॉम डैड को पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। मॉम डैड को दुख देने का कारण मैं नहीं हूँ, तुम हो आदित्य। फिर मैं क्यों चिंता करूँ? मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मुझे माफ करके मेरी बात मान लो। इसके पश्चात तुम जो कहोगी वही करूँगा। मुझसे अलग रहना है, अलग होना है तो हो जाना। तुम चिंता मत करो, जन्म के बाद तुम्हारा बच्चा मैं तुम्हें ही सौंप दूंगी। तुम्हारा बच्चा मैं अपने पास नहीं रखूंगी। मुझे जिंदगी नई तरह से शुरू करनी है। समय रहते शुरू हो जाए तो अच्छा है। अतीत का कोई भी निशानी अपने पास नहीं रखना चाहती। ठीक है, तुम्हें जो करना है करना। पहले तब तक मेरे पास रहो जब तक बच्चे को जन्म नहीं देती। एक शर्त पर तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। जब तक रहूंगी मैं अलग कमरे में रहूंगी। तुम किसी भी बात के लिए मुझे विवश नहीं करोगे, मुझ पर किसी तरह का दबाव नहीं डालोगे। मंजूर है? आदित्य से हाथ छुड़ाकर उर्वशी अपने कमरे में चली गई। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। आदित्य उर्वशी को जाते हुए पीछे से देख रहा था और सोच रहा था, बच्चा तो मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें दूंगा नहीं, चाहे मुझे कानूनी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। तुम नई जिंदगी शुरू करना चाहती हो, करो। मुझे तुम्हारी जिंदगी में अब कोई दिलचस्पी भी नहीं है। मुझे केवल मेरे बच्चे में दिलचस्पी है, उसे मैं हर हाल में पाना चाहूंगा। इधर दूसरी तरफ आखिरकार जूही को एक कॉर्पोरेट बैंक में एग्जीक्यूटिव सेल्स मैनेजर के पद पर नौकरी मिली। इस बात से जूही, प्रतिभा और मुकेश तीनों खुश है। लेखा अब 1 साल की हो गई है, एक दो पग चलने लगी है, तुतलाकर बोलने लगी है। कभी मामा कभी नाना बोलती है तो मुकेश का दिल भी खुश हो जाता है। मुकेश ने ही लेखा को नाना बोलना सिखाया। लेखा का मासूम चेहरा और फूल जैसी मुस्कुराहट को देखकर मुकेश की तबीयत भी पहले से थोड़ी बेहतर हुई है। फिर भी तब गहन चिंता में डूब जाता जब कोई पुराना जख्म कुरेद देता है। जूही भी अपनी नौकरी, अपने परिवार को लेकर इतनी व्यस्त रहती है कि किसी के बारे में उसे सोचने का मौका नहीं मिलता। घर आते ही लेखा जूही को देखते ही माँ माँ करके गोद में आने के लिए बेचैन हो जाती है। कुछ देर उसको समय देना, उसके साथ खेलना जूही को बहुत अच्छा लगता है। दिन भर की थकान मिट जाती है। छुट्टी के दिन में घर में क्या क्या सामान चाहिए, लेखा के लिए क्या चाहिए, खरीदारी में ही जूही का समय ऐसे निकल जाता है जैसे तेज गति से समय पंख लगा के उड़ गया। आजकल जीवन को एक अलग ढंग से जीने का आनंद उठा रही है जूही। उसे माँ बनकर जो खुशी मिली वो खुशी पहले नहीं मिली थी। जूही को खुश देखकर आजकल प्रतिभा और मुकेश भी खुश है। जूही की खुशी में उस दिन बाधा उत्पन्न हो गया जिस दिन बैंक में अचानक आदित्य से उसकी मुलाकात हो गई। वो चुपचाप बैठकर काम कर रही थी कि किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मिस जूही, हाउ आर यू? जानी पहचानी से आवाज़ कानों में पड़ते ही जूही ने नज़र उठाकर देखा तो सामने आदित्य को खड़ा पाया। 1 साल के बाद अचानक आदित्य को देखकर जूही क्या कहे, क्या जवाब दे, उसे समझ नहीं आ रहा था। वैसे भी बैंक में किसी कस्टमर के साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते, इसीलिए जवाब देना भी आवश्यक है। और आदित्य इस कॉर्पोरेट बैंक की एक बहुत बड़ी पार्टी अर्थात एक वैल्यूएबल कस्टमर। जूही उठकर खड़ी हो गई और प्रोफेशनल अंदाज में सॉफ्टली कहा, आई एम फाइन, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ?
मेरा काम ब्रांच मैनेजर ने कर दिया, आपको कष्ट नहीं दूंगा, बस आपका हालचाल जानने आया था। आदित्य की बात सुनकर जूही को गुस्सा आ गया, परंतु वो गुस्से को नियंत्रित करते हुए उसने कहा, मैं आपको नहीं जानती मिस्टर, आप मेरे लिए कस्टमर है, इसीलिए कस्टमर को जो सेवा देनी चाहिए वो दे सकती हूँ। मैं अपने बारे में आपको कैसे बताऊँ जब मैं आपको जानती ही नहीं। प्लीज पर्सनल बातें ना पूछे। मैंने कोई पर्सनल बातें नहीं पूछी, केवल आप कैसी है पूछा। किसी का हालचाल पूछना कोई पर्सनल बात नहीं होती। मैं आपको नहीं जानती, फिर क्यों पूछ रहे हैं? मैं एक कस्टमर भी हूँ और एक इंसान भी। एक कस्टमर और इंसान होने के नाते इतना तो पूछ ही सकता हूँ। फिर ठीक है, मैं बता देती हूँ, मैं अच्छी हूँ। जूही सिर झुकाकर अपना काम करने लगी। आप बहुत बदल गई, अब आप पर्सनल बातें कर रहे हैं। प्लीज मिस्टर, आप जो भी है प्लीज पर्सनल बातें नहीं करेंगे, मैं आपको नहीं जानती। स्पष्ट जवाब देकर जूही अपना काम करने में व्यस्त हो गई। परंतु किसी ने अगर पुराने जख्म कुरेद दिया तो मन काम में कैसे लग सकता है? मन तो इतना चंचल है कि दिशाहीन भटकने के फिर बेचैन हो गया। मैं जिस बात से बहुत दूर जाना चाहती हूँ, न जाने क्यों समय का चक्र घूमकर उसी जगह पर आकर ठहर जाता। आखिर समय क्या चाहता है मुझसे? मैं खुद को और अपने परिवार को बहुत बुरे दिनों से निकाल कर यहाँ तक ले आई हूँ। फिर क्यों क्यों पुरानी बातें समय मुझे याद दिलाना चाहता है? नहीं नहीं, मुझे ये सब बातें नहीं सोचना। जो आया था वो केवल एक कस्टमर था, कोई नहीं। उसके बारे में मैं क्यों सोचूं? दिन में ऐसे न जाने कितने कस्टमर आते रहते हैं। मुझे कमजोर नहीं बनना है, किसी भी हालत में। मन में कमजोरी जैसा शब्द मुझे पनपने देना भी नहीं है। कार ड्राइव करते करते आदित्य भी सोच रहा था, जूही आजकल बहुत कॉन्फिडेंट लगती है, पहले से अधिक खूबसूरत भी लग रही है। पहले की जूही अब नहीं रही। इतना परिवर्तन कैसे आया? क्या सचमुच उसने बच्चे को जन्म दिया? अगर ऐसा है तो मानना पड़ेगा कि बहुत हिम्मत वाली है। बिना पिता के नाम के एक बच्चे को जन्म देना हमारे समाज में कोई आसान काम नहीं है। शुम को संभालते हुए फिर उसने नौकरी भी ज्वाइन कर ली। बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रही थी। शायद माँ बनने की शक्ति है। माँ बनने से शायद सभी औरतें ऐसे ही कॉन्फिडेंट दिखती है। मुझे कुछ उससे पूछना था, मगर मुझमें उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। स्पष्ट लग रहा था वो बात करना ही नहीं चाहती। फिर मैं कैसे पूछूं, कैसे जानूं कि उसने मेरे बच्चे को जन्म दिया है कि नहीं? मुझे भी तो अपने बच्चे के लिए कुछ कर्तव्य करना चाहिए। कैसे करूं? कोई न कोई रास्ता मुझे निकालना पड़ेगा सब कुछ जानने के लिए, परंतु कैसे? उसने तो अपने चारों ओर कछुए जैसे एक खोल बना लिया है। उस खोल को तोड़ना इतना आसान बात नहीं है। सोचते सोचते जाने कब ऑफिस आ गया और आदित्य ने जोर से ब्रेक मारी तो गाड़ी रुक गई। वो कार से निकलने ही वाला था कि मोबाइल की घंटी बज उठी। देखा, उर्वशी का फोन है। हेलो उर्वशी, बताओ क्या बात है, क्यों फोन किया? मुझे लेबर पेन हो रहा है, अस्पताल जाना पड़ेगा, जल्दी से घर आ जाओ। बस थोड़ी देर रुकना। तुम मोम तो है ना तुम्हारे पास? मैं आ रहा हूँ अभी। हाँ मोम है, तुम जल्दी से आ जाओ। आधा घंटा रुक पाओगी ना? हाँ हाँ रुक सकती हूँ, तुम देर मत करना। ठीक है, रखती हूँ, तुम आ जाओ। आदित्य ऑफिस गया और अपने मैनेजर को कुछ समझाया, फिर घर के लिए निकल पड़ा। उसके मन में खुशी थी ये सोचकर कि घर में कोई नया मेहमान आने वाला है। जिंदगी की रौनक फिर लौट आएगी। उर्वशी और उसके बीच में इतनी दूरी पैदा हो गई कि साथ रहकर भी दोनों साथ नहीं है, बस केवल जिंदगी जी रहे हैं, काम कर रहे हैं। न कोई उमंग, न कोई तरंग। जिंदगी में उमंग और तरंग भरने के लिए कोई आ रहा है जिसके बारे में सोचकर ही आदित्य रोमांचित हो रहा है। आदित्य जल्दी से एम्बुलेंस बुलाकर उर्वशी को लेकर अस्पताल गया। उर्वशी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। जन्मे शिशु का मुख सद्य प्रस्फुटित, कोई पुष्प सा लग रहा है। देखकर आदित्य का खुशी का कोई ठिकाना न रहा। खबर पाकर अखिलेश चोपड़ा भी आ गया अस्पताल। अखिलेश चोपड़ा और निशा चोपड़ा दोनों बहुत खुश है एक सुंदर सा पोता पाकर। आदित्य को उत्तराधिकारी मिल गया, इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है अखिलेश चोपड़ा और निशा चोपड़ा के लिए। उर्वशी माँ बनकर खुश है, मगर कहीं न कहीं मन में एक कशक है। बच्चे का मासूम सा मुखड़ा देखकर उर्वशी खुश होने की कोशिश तो कर रही है, मगर मन में जो घाव है उसमें से उठता हुआ दर्द पूरी तरह से खुश होने नहीं दे रहा। शादी से पहले आदित्य को लेकर न जाने क्या-क्या सपने देखे थे उसने, मगर शादी होते ही सारे सपने यूं टूटकर बिखर जाएंगे, उसने सोचा नहीं था। इंसान जो सोचता है हमेशा वही मिले ये आवश्यक नहीं। आदि नियति ने किसकी डेस्टिनी कैसी लिखी है किसी को खबर नहीं। जूही ने कब सोचा था कि सपने इस तरह टूटकर बिखर जाएंगे एक दिन। आदित्य ने भी कब सोचा था कि दूसरी शादी करके खुश नहीं होगा। जूही के प्रति उसका प्रेम तो था, मगर उर्वशी से शादी करके एक खुशहाल जिंदगी जीने का सपना देखा था उसने। शायद भाग्य विधाता ने बर्दाश्त नहीं किया। जूही के साथ जो अन्याय हुआ उसकी सजा मिली आदित्य को। क्या पता समय को क्या मंजूर है। आदित्य उर्वशी के पास ही बैठा था। उसने भी इस बात पर गौर किया कि उर्वशी उतनी खुश नहीं जितनी उसे होना चाहिए।
क्या बात है उर्वशी, तबीयत तो ठीक है ना? तुम उदास उदास सी लग रही हो। नहीं कुछ नहीं, तबीयत ठीक है। ये फिर कौन सी बात है जो तुम्हें चुभ रही है? सोच रही हूँ इस बच्चे का भविष्य क्या है, कैसा जीवन मिलेगा इसे? जन्म लेते ही माता पिता अलग हो जाएंगे। माता पिता दोनों का प्यार एक साथ नसीब नहीं होगा इस बच्चे को। उर्वशी, तुम चाहो तो हम फिर से एक साथ जीने की कोशिश कर सकते हैं, अपने लिए ना सही इस बच्चे के लिए। ये संभव है क्या आदित्य? तुम जिस तरह से मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे, वो सब सुनने के पश्चात तो मेरी जैसी कोई भी लेडी तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं करेगी। शब अपमान सहा जा सकता है, मगर कोई चरित्रहीन कहकर अपमान करे तो सहना मुश्किल है। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी उर्वशी। हम दोनों अपने लिए ना सही इस बच्चे के लिए तो साथ रहकर जिएंगे। जब हमें एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं, सम्मान नहीं, तो केवल एक बच्चे के लिए पूरी जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं? एक छत के नीचे रहकर कोई बहुत बड़ा हादसा हो, इससे पहले ही हमें अलग हो जाना चाहिए। क्या हम दोनों फिर से एक नहीं हो सकते? नहीं आदित्य, ये संभव नहीं। मुझे तुम्हें मुझसे प्यार है ही नहीं, ना तुम्हारे प्यार में कोई गर्माहट है। अभी हम दोनों ही यंग हैं, पूरी जिंदगी ऐसे नहीं जी सकते। समय रहते हमें आगे की जिंदगी के लिए सोचना चाहिए। तुम किसी और को चाहते हो, परंतु वो कौन है मुझे आज तक पता नहीं चला। जिसे तुम इतना दुख दिया मुझसे अलग होने के बाद, उसे जरूर अपना लेना। तुमसे एक रिक्वेस्ट है, जब तक बच्चा थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता तब तक मेरे पास रहो। मैं जितना हो सके तुम दोनों का ध्यान रखूंगी, अपने बच्चे को समय दूंगा। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब तुम चाहो तो मुझसे अलग हो जाना। ठीक है, बच्चे के लिए मैं ये बात मान सकती हूँ, मगर हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा, दोनों अलग अलग रहेंगे। तुम कभी मुझ पर कोई दबाव मत बनाना, मुझे अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीना है। अगर तुम इस बात के लिए तैयार होते हो तो मैं एग्री हूँ, केवल बच्चे के लिए। उर्वशी की बात सुनकर आदित्य मन ही मन सोचने लगा, मैं भी तुमसे अलग ही रहना चाहता हूँ उर्वशी। मैं भी जानता हूँ तुम्हें जो प्यार देना चाहिए था नहीं दे पाया, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे पास जाता हूँ तो मुझे जूही का चेहरा दिखाई देता है। जूही जैसे कह रही हो आदि, तुमने मेरे साथ धोखा किया, किसी और लड़की के साथ ऐसा धोखा मत करना। उसकी रोती हुई आंखें मुझे दिखाई देती है, दो मासूम सी आंखें जिन जिन आंखों में केवल मेरे लिए प्यार ही प्यार था। वो प्यार तुम्हारी आंखों में कभी नजर ही नहीं आया। जूही का चेहरा सामने आते ही मेरा पूरा शरीर शिथिल पड़ जाता और मन में हुक्सी उठती है। क्या हुआ आदित्य, तुम क्या सोच रहे हो? अगर तुम तैयार नहीं हो तो कोई बात नहीं। वैसे भी मैं तुम्हारे बच्चे को साथ लेकर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी नई तरीके से शुरू करनी है। इस तरह मैं जी नहीं सकती। मैं तैयार हूँ उर्वशी। ठीक है, फिर बच्चा जब 2 साल का हो जाएगा तब हम अलग हो जाएंगे। तुम इसका विरोध मत करना, मुझे खुशी खुशी अलग होने देना। डाइवोर्स पेपर पर केवल एक सिग्नेचर की आवश्यकता है। करने में मत हिचकिचाना, वादा करो तो मैं तुमसे सहमत हो जाऊंगी। मेरा वादा रहा, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। परंतु बच्चा अगर माँ के लिए रोया तो कैसे संभाल पाऊंगा उसे? संभालने के लिए तुम्हारी मॉम तो है, कुछ दिन रोएगा फिर ठीक हो जाएगा सब कुछ। आदित्य की बात सुनकर उर्वशी मन ही मन सोचने लगी, मुझे इस नरकीय जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। शादी के बाद से एक दिन भी मुझे सुख से जीने को नहीं मिला। अगर पति का प्यार साथ नहीं हो तो ऐसा रिश्ता निभाने का क्या अर्थ है? पहले के लोग निभा लेते थे, मगर आजकल सब कुछ बदल चुका है। कोई भी लड़की केवल पति के इशारे पर नहीं चल सकती, इसीलिए कभी अपनी इच्छा, अपने विचार, अपने सम्मान के बारे में सोचती है। सोचने का उन्हें पूरा हक भी है। किसी के इशारे पर कैसे नाच सकती है? नाच भी लेती। अगर तुम्हारे प्यार में समर्पण होता, प्यार कभी महसूस ही नहीं किया, ऐसे में ऐसी जिंदगी से छुटकारा मिल जाए तो अच्छा है। हाँ, बच्चे के लिए मेरा मन रोता है, दुख दुख होता है, मगर क्या करूं, इस तरह अपनी जिंदगी कुर्बान नहीं कर सकती। राघवेंद्र मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं उसके साथ नया जीवन शुरू करना चाहती हूँ। वो मेरे लिए इंतजार कर रहा है, सब कुछ जानता है मेरे बारे में, फिर भी मुझे स्वीकार करने के लिए आगे बढ़कर आया है, मुझसे मोहब्बत का इजहार किया है। मैं उसके साथ सुखी रहूंगी। इधर बैंक से आदित्य के चले जाने के पश्चात जूही काम तो करना चाहती थी, मगर कर नहीं पा रही थी। लाख समझा रही थी, परंतु मन नहीं मान रहा था। आदित्य ने सामने आकर फिर मन में हलचल पैदा कर दी। 1 साल से अपने मन को समझाकर मैंने समय के साथ समझौता कर लिया, मगर आदित्य को पता चल गया कि मैं इस कॉर्पोरेट बैंक में हूँ। ऐसा ना हो कि दोबारा आकर फिर पुराने जख्मों को कुरेदने लगे। लेखा के बारे में तो उसे बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। मेरी जिंदगी की बंद किताब के पन्नों को खोलने की कोशिश करेगा, मगर मैं खोलने नहीं दूंगी। बहुत देर से ब्रांच मैनेजर आकाश मल्होत्रा आकर जूही के पास खड़ा है। ये जूही को पता ही नहीं चला। अपनी भावनाओं की दुनिया में उसका मन विचरण कर रहा था। जूही को चिंता करते हुए देखा आकाश मल्होत्रा, इसीलिए कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा। जूही को लेकर आकाश मल्होत्रा के मन में कुछ भावना पल रही है। ये बात जूही भी अच्छे से समझ रही है, मगर नासमझ बनने का प्रयास करती रहती है। मिस जूही। जैसे ही आवाज कानों में पड़ी, जूही ने हड़बड़ाकर देखा
पास से ब्रांच मैनेजर आकाश मल्होत्रा खड़ा पाया। जूही उठकर खड़ी हो गई और हड़बड़ाकर बोली, यस सर, जो काम आपको दिया था कंप्लीट हो गया कि नहीं? थोड़ा सा बच्चा अभी हो जाएगा सर, घबराते हुए कहा जूही ने। नहीं नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप कर लीजिए, मैंने तो यूं ही पूछा। सॉरी सर, अभी हो जाएगा, इसमें सॉरी की कोई बात नहीं। आप आदित्य चोपड़ा को जानती है, उसी के अकाउंट बैलेंसिंग का काम है। आदित्य चोपड़ा की बात सुनते ही जूही के माथे पर पसीने की बूंदें दिखने लगी। नहीं सर, जी सर, एज ए कस्टमर जानती हूँ। जानती भी है तो आप इतना घबरा क्यों रही है? जानना भी जरूरी है, हमारा वैल्यूबल कस्टमर है। उन्होंने मेरी कोई शिकायत की है क्या सर? नहीं नहीं, शिकायत नहीं, बल्कि आपकी तारीफ कर रहे थे। मैंने तो उनसे ज्यादा बात नहीं की, फिर तारीफ क्या कर रहे थे? बता रहे थे आप दोनों ने एक ही साथ लंदन बिजनेस स्कूल से MBA किया है। आकाश मल्होत्रा की बात सुनकर जूही फिर सोचने लगी। तो आदित्य ने फिर अतीत के पन्नों को खोल ही दिया। जिसका मुझे डर था वही हुआ। आप क्या सोच रही है? आदित्य ने जो कहा वो सच नहीं है क्या? नहीं नहीं, हाँ सच है। इतने बड़े बिजनेसमैन आपका क्लास फ्रेंड है, आपने कभी बताया नहीं। कभी ऐसी जरूरत नहीं हुई, इसीलिए नहीं बताया सर। कहाँ चोपड़ा एंड सन्स कंपनी के मालिक और कहाँ मैंने अपने आप को इस लायक समझा ही नहीं, इसीलिए कुछ नहीं बताया। वो तो आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। कैसी तारीफ? यही कि आप स्कूल लाइफ से बहुत इंटेलिजेंट है। जूही ये सोचकर पसीना पसीना हो गई। कहीं मिस्टर आकाश मल्होत्रा को मेरी लाइफ के बारे में पता तो नहीं चल गया? आदित्य ने सब कुछ बता तो नहीं दिया? अगर पता चल गया तो फिर न जाने कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अपनी तारीफ सुनकर भी आप इतनी पसीना पसीना हो रही है। लोग तो अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाते हैं। उन्होंने यूं ही कहा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत इंटेलिजेंट थी। हाँ, अच्छी थी पढ़ने में। मेरे क्लास में रहे होंगे, मैंने कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मुझ पर ध्यान दिया होगा। लंदन बिजनेस स्कूल में भी मुझे पता नहीं चला कि वो मेरे साथ ही थे। कभी देखा था मगर उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती मैं। खैर जाने दीजिए, आप अपना काम करिए। एक मुस्कुराहट बिखेरते हुए ये कहकर आकाश मल्होत्रा अपने केबिन में चला गया। आकाश मल्होत्रा के जाते ही जूही धम से अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। मन ही मन सोचने लगी, न जाने क्या क्या बताया होगा आदित्य ने आकाश चोपड़ा को। हमारी जिंदगी की किताब खोलकर रख दिया होगा। उसे क्या जाता है, परेशानी तो मुझे हो जाएगी। वैसे भी आकाश चोपड़ा जब भी बातें करता है तो उसकी आंखें देखकर लगता है कि मेरे प्रति आकर्षित है। मैं हमेशा उससे बचने की कोशिश करती हूँ, मगर उसने अगर जान लिया तो क्या होगा? मैं क्यों डर रही हूँ? कभी न कभी तो सच सामने आएगा ही। आने दो, डटकर सामना करूंगी। अब मैं किसी से नहीं डरूंगी। आदित्य आएगा तो उसे दो टूक जवाब दूंगी।